Assalamu alaikum. My name is Asha Riaz, and the topic I'm going to explain firstly is the implicit price deflator (IPD), which is known as a GDP deflator as well. सबसे ऊपर इसकी definition है the GDP price deflator, also known as GDP deflator or implicit price deflator, measures the changes in prices for all the goods and services produced in an economy. इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपकी इकॉनमी या आपकी डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ के अंदर एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू जनरेट होती है या जितनी भी इनकम जनरेट होती है उसको मेजर करने के लिए जीडीपी डिफ्लेक्टर को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जीडीपी का वर्ड यूज़ हुआ जिसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक का मतलब ये है कि कुछ फॉरेनर्स जो पाकिस्तान आकर इनकम जनरेट करते हैं उनकी जो इनकम होगी वो जीडीपी डिफ्लेक्टर में इंक्लूड होगा। लेकिन जो कुछ पाकिस्तानी बाहर की कंट्री जाकर जॉब करते हैं और वो जो इनकम जनरेट करते हैं वो हमारी जीडीपी डिफ्लेक्टर में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो आपकी डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ में नहीं आते। उसके बाद सिंपल जीडीपी का नीचे फार्मूला दिया हुआ है। जीडीपी को इनकम से भी शो करते हैं। सो इनकम इज़ इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। और उसके बाद फार्मूला है जीडीपी डिफ्लेक्टर का, जो कि मेरा मेन टॉपिक है। जीडीपी डिफ्लेक्टर इज़ इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। यानी कि अगर आपको एग्ज़ाम में कोई डाटा दिया होगा उसके लिए पहले आपको नॉर्मल जीडीपी निकालना है, रियल जीडीपी निकालना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, उसके बाद जाकर आपका जीडीपी डिफ्लेक्टर निकल जाएगा। उसके लिए आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी आपके डाटा की करंट प्राइसेस होती हैं और जो रियल जीडीपी होती है वो आपकी कांस्टेंट प्राइसेस होती है। मैंने नीचे एग्जांपल लिया, उससे आपको इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत छोटा डाटा लिया ताकि समझाने में आसान हो। मैंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स लिए हैं। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले निकाला नॉमिनल जीडीपी, तो मैं अलग अलग ईयर का निकालूंगी। मुझे सबसे पहले चाहिए नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2010। मैंने ऊपर भी बताया कि नॉमिनल जीडीपी निकालना मतलब वो बेसिक यही होता है कि आपकी करंट प्राइसेस होती हैं, यानी कि आपको प्राइसेस को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, प्लस सेकंड प्रोडक्ट के लिए प्राइसेस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। मुझे नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2010 चाहिए, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 200। इस तरह मेरे पास नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2010 आ गया। सेम प्रोसेस मुझे रिपीट करना है 2011 के लिए। नॉमिनल जीडीपी ऑफ 11 प्राइसेस मल्टीप्लाई क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाई 150 प्लस सेकंड प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 600। इस तरह नॉमिनल जीडीपी निकालना काफ़ी आसान है और मैंने निकाल लिया। रियल जीडीपी निकालने के लिए उसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि आपको जो डाटा दिया हुआ है आप उसके ईयर में से कोई सा भी एक ईयर बेस ईयर मान लेते हो और फिर उसको बाकी सारे ईयर्स के साथ कंपेयर करते हो। ऊपर जो मैंने आपको बताया था रियल जीडीपी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट प्राइसेस, इसका मतलब ये है कि जो ईयर आप बेस ईयर लोगे उसकी प्राइसेस कांस्टेंट हो जाएंगी और वो प्राइस बाकी सारे ईयर्स के साथ यूज़ होंगी। मैंने यहाँ पर बेस ईयर लिया है 2010 को। मैंने 2010 को बेस ईयर लिया है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइसेस 2010 की है वो कांस्टेंट रहेंगी और क्वांटिटी जिस ईयर का आपको डाटा चाहिए उस ईयर के साथ आप वो प्राइसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्वांटिटी के साथ। मैंने बेस ईयर 2010 लिया है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 200। मेरा नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2010 और रियल जीडीपी ऑफ 2010 सेम आया क्योंकि मेरा बेस ईयर सेम था। बेस ईयर सेम हो तो ऑब्वियसली आपका आंसर सेम आएगा दोनों जीडीपी का। लेकिन अब बेस ईयर डिफरेंट है और जिस ईयर के डाटा मुझे चाहिए वो डिफरेंट है, तो इसलिए आंसर भी डिफरेंट आएगा। अब जो प्राइसेस हैं वो 2010 की यूज़ होंगी क्योंकि वो बेस ईयर है। 1 मल्टीप्लाई 150 जो है वो 2011 की क्वांटिटी थी, प्लस 2 मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया 350। अब मेरे पास नॉर्मल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों है। जो डाटा मुझे गिवन था उसके मुताबिक मैंने दोनों चीज़ों का निकाल लिया है। मुझे निकालना है जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। मुझे पहले जीडीपी डिफ्लेक्टर ऑफ 2010 निकालना है, तो पहले मैं नॉर्मल जीडीपी की वैल्यू लूँगी जो कि 200 है और फिर रियल जीडीपी की वैल्यू लूँगी जो कि 200 है, मल्टीप्लाई 100, आंसर मेरा 100 आ गया। इस तरह मुझे जीडीपी डिफ्लेक्टर ऑफ 2011 निकालना है, तो नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2010 आया था 600 एंड रियल जीडीपी ऑफ 2011 आया था 350, मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 171। तो इस तरह जो भी डाटा आपको गिवन हो आप उसका इजीली जीडीपी डिफ्लेक्टर निकाल सकते हो। उसके लिए आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी निकालना होगा। अगर एग्जाम में नहीं भी मेंशन कि नॉमिनल रियल जीडीपी निकाले फिर भी आप निकालोगे क्योंकि ऑब्वियसली जीडीपी डिफ्लेक्टर
इन दोनों चीज़ों के बगैर नहीं निकलेगा। तो इसका एक मेन यूज़ तो ये पता चल गया कि आपको पता चला जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 2011 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि 2011 में आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो ग्रोथ थी वो एज़ कम्पेयर टू 2010 वो ज़्यादा हुई। अगर जीडीपी डिफ्लेटर के यूज़ेस की बात की जाए, सो इट्स यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंसेस ऑफ टू डिफरेंट इकॉनमी और ईयर, यानी कि दो मुख्तलिफ सालों की जीडीपी डिफ्लेटर को या ग्रोथ को या आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए या टू डिफरेंट इकॉनमी को कंपेयर करने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं। आपको पता चल जाता है किस साल आपकी जो इनकम थी वो ज़्यादा थी, आप कितनी ग्रोथ थी, कितने परसेंट चेंजेस थे, और ये सब कुछ आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो जीडीपी डिफ्लेटर को मद्देनज़र रखकर करती है। तीसरा है पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को ड्रॉप करने के लिए भी जीडीपी डिफ्लेटर को यूज़ करती है। The second topic I'm going to explain is the Index of Industrial Production, which is called IIP as well in a short form. Okay, so first of all मैंने GDP explain किया है। GDP का मतलब यही है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर या आपकी कंट्री के अंदर एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू जनरेट होती है या आपकी जो इनकम जनरेट होती है वो आपका GDP होता है। और उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि जो फॉरेनर्स यहाँ पर आकर इनकम जनरेट कर रहे हैं वो भी इंक्लूड होगा आपके जीडीपी में। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो सब कुछ आपका जीडीपी में ऐड होता है। लेकिन एक ऐसा इंडेक्स भी है जो जस्ट आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को उसकी ग्रोथ और उसके चेंजेस को मेजर करने के लिए एज अ कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक ऐसा इंडेक्स है जो एक मंथ में आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं उनमें कितनी ग्रोथ हो रही है, उसमें कितने परसेंट चेंजेस आ रही हैं, वो अप है या डाउन है, उसको मेजर करने के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूज़ किया जाता है। मैंने इसके नीचे कुछ मेन की पॉइंट्स लिखे हैं। Index of Industrial Production (IIP) is an index which helps us to understand the growth of various sectors in an economy such as mining, electricity and manufacturing. और ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखा है कि आपके जो वेरियस सेक्टर हैं, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी या मैन्युफैक्चरिंग, उन सब की ग्रोथ को अंडरस्टैंड करने के लिए या उसको समझने के लिए हम आईआईपी का यूज़ करते हैं। आईआईपी इज़ अ शॉर्ट टर्म इंडिकेटर मंथली, यानी कि। एंड देन थर्ड पॉइंट है CEIC, सेंसस एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सेंटर, कैलकुलेट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ग्रोथ फ्रॉम मंथली मैन्युफैक्चरिंग क्वारम इंडेक्स, यानी कि पाकिस्तान के इंडेक्स इंडस्ट्री को या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को जो सेंसस एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सेंटर कैलकुलेट करते हैं 1 मंथ की बेस पे। डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट सेंटर्स होते हैं जो उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं। और सबसे यहाँ पे मेन बात ये है कि जो सेंसस एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सेंटर है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को एक मंथ की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है जस्ट वो कैलकुलेट करती है। और अगर आप सालों की प्रोडक्शन को कंपेयर करने लगो, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या आईआईपी का आप यूज़ इसलिए भी करते हो कि आप जो काफ़ी सालों की जो प्रोडक्शन को कंपेयर करने के लिए, इसमें भी रियल जीडीपी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, इसमें भी आप एक ईयर को बेस ईयर मान लेते हो और उसको दूसरे के साथ कंपेयर करते हो। लेकिन जो सेंसस एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सेंटर है वो आपकी जो मंथली बेस प्रोडक्शन की ग्रोथ होती है जस्ट उसको कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपने सालों की प्रोडक्शन को कंपेयर करना हो या उसको कैलकुलेट करना हो उसके लिए डिफरेंट सेंटर्स हैं। हाँ, तो उसके बाद है मेन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ऑलरेडी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन जो मेन इंडस्ट्री हैं वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पोर्ट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। And then there are some biggest industry of Pakistan, and these are cotton textile production and apparel manufacturing are the Pakistan largest industry, accounting for about 65% of the merchandise export and almost 40% of the employee labor force. यहाँ पर मैंने एक ओरिजिनल डाटा लिया है जिसकी जो रेंज है वो है अप्रैल 2008 टू मार्च 2020। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा है लास्ट, यानी कि -23.0%। आप पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ओवरऑल, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी, उसमें गैस इंडस्ट्री, उसमें तमाम इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग सब आता है। जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है मार्च 2020 में -23.0% थी। और अगर उसको फैब के
प्रोडक्शन के साथ या ग्रोथ के साथ कंपेयर किया जाए तो वो -0.2% थी। इन दोनों अगर मंथ को कंपेयर किया जाए तो मार्च की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा लो थी, बहुत ज़्यादा डाउन थी एज़ कम्पेयर टू फरवरी। और ओवरऑल डाटा दिया हुआ था 2008 से 2020 में 20 तक पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसी थी, उसमें क्या फ़र्क पड़ा और ये वो। मिनिमम जो है वो -23.0%, यानी कि इन 12 सालों में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिस साल या जिस महीने सबसे ज़्यादा गंदी और डाउन रही है वो ये मार्च 2020 था, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना वायरस की वजह से तमाम इंडस्ट्रीज़ बंद थी, तो इसलिए इस पर भी इफ़ेक्ट था। और जो मैक्सिमम थी वो है 14.2, जो कि जुलाई 2017 में थी, यानी कि 12 सालों में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है वो जुलाई 2007 में थी, और वो थी 14.2 यूनिट्स। इसके परसेंटेज यानी कि तमाम डाटा ये परसेंटेज में, फ्रीक्वेंसी मंथली है, और जो रेंज है वो उसकी अप्रैल 2008 टू 2020। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो ऑब्वियसली सब कुछ क्लियर है कि आपको अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को दूसरे ईयर्स के साथ कंपेयर करने के लिए या फिर मंथ के साथ कंपेयर करने के लिए कि उसमें कितनी ग्रोथ है, कितने परसेंट चेंजेस हुए हैं, आपकी इंडस्ट्री लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, या उसमें क्या चेंजेस आया, उसको कंपेयर करने के लिए आप जो है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं। इस तरह ही अगर आपने बहुत इससे पुराना डाटा भी शायद अवेलेबल हो, लेकिन नेट पे मुझे पाकिस्तान का सिर्फ इतना ही डाटा अवेलेबल था। तो या मेरा टॉपिक बस इतना था। थैंक यू।